अच्छा यार, हमने पिछले ब्रेक से पहले हमने ये देखा था कि टीआर कंपनी पे हम पढ़ रहे थे। फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसमें हमने अभी तक जो चीज़ देखी थी वो ये थी कि एक ऑप्टिमम प्राइस निकालनी थी पैरापेन की। ये पैरापेन जो है मार्केट में अब पैरापेन का सीन ये हो गया था कि वो उसका जो पेटेंट था वो कोई एक्सपायर हो चुका हुआ था। तो मार्केट में बहुत से लोग और भी एंटर हो गए थे, जिस वजह से इस चीज़ का इशू था। जिस वजह से ये इशू था कि ये कहते हैं पैरापेन जो है वो अब बहुत से कंपेटिटर्स ने स्टार्ट कर दी, तो हमें अब उसके लिए एक ऑप्टिमम प्राइस सेलेक्ट करनी थी, जिसमें हमने एक पूरा क्वेश्चन किया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमने जो चीज देखी वो मेन चीज ये थी इस क्वेश्चन में कि हमने जो ए निकालना होता है यहाँ पे जो हम निकालते हैं डिमांड फंक्शन के लिए ए निकालते थे, वो ए गिवन नहीं था जिसकी हमने लॉजिक सीखी। अच्छा, आप में से एक आधा स्टूडेंट था जिसने ये पूछा था, और वो मुझे पता नहीं अब स्टूडेंट वो बैठा हुआ है अभी कि नहीं बैठा हुआ, लेकिन जिसने ये चीज पूछी थी कि डिमांड अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो चीज पूछी थी कि डिमांड जो है जब मैक्सिमम होती है तो प्राइस जो है वो जीरो कैसे होती है। तो मैंने इस बारे में पहले भी बताया था। इस बारे में पहले भी बताया था कि प्राइस जीरो इस तरह होती है कि अगर आप चीज बिल्कुल कुछ फ्री कर दोगे तो सारा कस्टमर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि मार्केट जब डिमांड बेस्ड होती है तो इसका मतलब जितनी प्राइस कम रखोगे डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस जब बिल्कुल जीरो कर दोगे तो एक बंदा आपके पास आएगा और आप जितना मर्जी माल उसको बेच दो, पूरी मार्केट में सारा सप्लायर से सारा माल लेके सारा बेच दो, तो वो डिमांड मैक्सिमम ही होगी ना। यानी आपके पास हर कस्टमर आपके पास आएगा अगर आप फ्री में माल बेचोगे और आपसे उठा के ले जाएगा। तो डिमांड मैक्सिमम तभी होगी जब आप प्राइस बिल्कुल जीरो, प्रैक्टिकली आप करते नहीं हो लेकिन डिमांड आपकी फुल मैक्सिमम लेवल पे जा सकती है, फुल टॉप लेवल पे जा सकती है अगर आप अपनी प्राइस जीरो कर दो, अगर एक मार्केट है डिमांड बेस्ड। अगर एक मार्केट डिमांड बेस्ड नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर एक मार्केट में डिमांड डिमांड मैटर करती है तो वहां ये चीज ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियसली उसको प्राइस जीरो हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली वही बात है कि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिकली आप कभी भी चीज जीरो की नहीं करोगे, क्योंकि आप भी बिजनेस कर रहे हो। तो आप भी ये कहते हैं वो आप भी कोई ना कोई प्राइस सेट रखोगे। हाँ, डिमांड प्रैक्टिकली उस वक्त ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे ये मकसद होता है कि मार्केट में सारा कुछ आपसे ही खरीदा जाए और कोई कंपेटिटर हो ही ना। यानी मैक्सिमम डिमांड यानी सारा कुछ सप्लायर के पास, फॉर एग्जाम्पल पूरी मार्केट में टोटल सप्लायर 5 बैठे हुए हैं, आप सबसे माल खरीदो और सारा माल आप ही बेचो। इसे बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड, जो कि प्रैक्टिकली ये भी मुश्किल होता है क्योंकि डिमांड आपके कंपेटिटर्स होते हैं वो भी मार्केट चीजें आपसे खरीद रहे होते हैं। तो डिमांड मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि पूरी मार्केट में जितना माल है आप ही बेचो बस, और कोई ना बेचे, जो कि ये भी प्रैक्टिकल नहीं होते अनटिल अनलेस आप मोनोपोली पे खेल रहे हो। जब पेटेंट होता है हमारे, लेकिन पेटेंट वाला केस डिमांड बेस में नहीं आता ना, वो तो मोनोपोली आ गई। तो हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि जब मोनोपोली होती है तब आपकी डिमांड अगर ज्यादा है तो आप अपनी प्राइस भी उस लिहाज से सेट कर लेते हो, वो तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना मोनोपोली में। ये है डिमांड बेस, हमने इन दोनों को अलग पढ़ा हुआ है। टॉपिक में भी मैंने बताया था कि जब एक मतलब इक्वल मार्केट नहीं होती, सबके पास इक्वल चांस नहीं होता, जिसमें हमने पढ़ा था मोनोपोली डुओपोली सारे ये पढ़े थे, तो वो बिल्कुल एक अलग मार्केट स्ट्रक्चर है। उसमें ये होता है कि मोनोपोली आपके पास है, चाहे आपकी डिमांड ज्यादा है कम है, लेकिन आप प्राइस जैसे मर्जी सेट करो। वहां पे ये ऑप्टिमम वाला केस नहीं था। ऑप्टिमम वाला केस टोटली अलग है, जहां पे मार्केट डिमांड बेस्ड होती है और आपके पास, और आप टोटली इसलिए तो वो जब पेटेंट खत्म हुआ था तभी तो वो डिमांड बेस पे आया था, इस वाले अप्रोच पे आया था ऑप्टिमम प्राइस, नहीं तो उससे पहले तो अपनी मर्जी की प्राइस सेट कर रहा था ना। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं अब। इस रिक्वायरमेंट में एक चीज अभी हमारी हमारी रहती है और वो ये थी कि हमने अभी इसका एनुअल प्रॉफिट नहीं निकाला। तो एनुअल प्रॉफिट हम इजीली निकाल सकते हैं, और इस तरह निकालेंगे कि हमने सेल्स निकालनी है और सेल्स निकालनी है और उसमें से हम कॉस्ट माइनस करेंगे। अगर हम सेल्स की बात करें तो हमें पता है कि जो प्राइस हमने अब ऑप्टिमम लेवल पे सेट की है वो 304.3 है। 304.3 है, तो इसी प्राइस पे सारा माल बेचेंगे। इसी प्राइस पे सारा माल बेचेंगे, मतलब कि 304.3 है सेलिंग प्राइस, इसी पे सारा माल बेचेंगे। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि जब वो प्राइस होगी तो क्वांटिटी ये होगी। ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि उसी क्वांटिटी से ये प्राइस निकली हुई है। तो जिस वक्त ये प्राइस सेट होगी तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली ये होगी। क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। क्वांटिटी तब चेंज होगी जब आप प्राइस चेंज करोगे। प्राइस अगर चेंज नहीं करे, प्राइस वही ये चल रही है, तो फिर क्वांटिटी क्या होगी? 239,245। तो इससे हम अपनी टोटल सेल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने क्वांटिटी भी हमें पता है ऑप्टिमम और प्राइस भी पता है। 239,245 मल्टीप्लाई 304.30, ये आ जाएगा तकरीबन 7280
टू टू फाइव थ्री, 72802253, 72802253, 72802253। ये हमारा आ गया टोटल रेवेन्यू, ये हमारा आ गया टोटल रेवेन्यू, ये हमारा आ गया टोटल रेवेन्यू। यार ये सबको मेरी आवाज आ रही है? एक स्टूडेंट बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही, मुझे कंफर्म करो सबको आवाज आ रही है? अगर आ रही है क्लियर यस लिखो एक मरतबा, यस लिखो एक मरतबा अगर सबको आवाज आ रही है। हाँ भाई बाकी स्टूडेंट सब सब बताएं ना, सब बताएं आवाज क्लियर आ रही है सबको? एक मिनट तो यस लिखिए कंफर्म कर दो यार। ये हुसैन भाई आवाज सबको क्लियर आ रही है? अगर आपको आवाज में खराबी आ रही है इस तरह का कोई सीन है तो आप एक मरतबा रीज्वाइन कर लें। अच्छा, अब ये हमने हमने सेल्स निकाल ली, दूसरी चीज हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट। इस सेल्स में से हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट। कॉस्ट में हमारे पास दो किस्म की कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगा। अब वेरिएबल कॉस्ट भी ऑब्वियसली जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होगी मल्टीप्लाई तो वो इसी को से होगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या, अगर आपको याद हो तो हमने वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे निकाली थी। आपको याद हो कि हमने वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे निकाली थी और वो क्या थी? ये देखो वो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकली थी और वो क्या निकली थी? 208.6039। आपको याद है ना? जब हमने वो एक्सेल पे किया था, एक्सेल की फाइल जो है ना थोड़ी सी शहीद हो गई है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है हमने जो निकाली थी 208.6039, यही तो वेरिएबल कॉस्ट थी। तो ये पर यूनिट थी 208.6039, 208.6039। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी यूनिट्स के साथ जो हमारे पास 239245 जो हमारे यूनिट्स ऑप्टिमम क्वांटिटी निकली थी, जो हमारी ऑप्टिमम क्वांटिटी निकली थी। ठीक है, तो 239245 मल्टीप्लाई 208.6039, ये आ जाएगा। ये वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी 49907440। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट तकरीबन ये आ गई, तकरीबन ये आ गई। और फिक्स कॉस्ट मुझे निकालनी है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट भी कोई मुश्किल नहीं है, हमने पहले देखी हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले देखी थी क्वेश्चन में भी। फिक्स कॉस्ट के बारे में उसने बताया था यहाँ पे कि फिक्स कॉस्ट जो है ना 2 पर बैच है। और हमारा बजट था 2.5 लाख बैचेस का। हमारा बजट था 2.5 लाख बजट बैचेस का। तो हमने उसी के मुताबिक टोटल फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जब कैलकुलेट होती है तो बजटेड यूनिट्स भी होती है, क्योंकि वो चेंज नहीं होती। तो 2.5 लाख इंटू टू जो हमारी ये थी फिक्स कॉस्ट 5 लाख की आ जाएगी। 2.5 लाख मल्टीप्लाई टू 5 लाख की यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। और हम यहाँ पे इजीली प्रॉफिट निकाल सकेंगे। तो ये आएगा 72802253 माइनस 49907440 माइनस 5 लाख। इस जगह 2239 22394813 ये मेरा प्रॉफिट निकल आया है ऑप्टिमम सेल पे। ये मेरा प्रॉफिट निकल आया ऑप्टिमम सेल पे। हुसनैन भाई कह रहे हैं कि अगर हम पर यूनिट निकाल के, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के मल्टीप्लाई यूनिट से कर दे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आंसर आ गया 22394813। ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है, ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है जो हमने अचीव किया फ्रॉम अचीविंग द ऑप्टिमम प्राइस। और इससे ज्यादा प्रॉफिट क्योंकि हम ऑप्टिमम लेवल पे खेल रहे हैं, हमने ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस निकाली। तो ये हमारा, हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है जो हम कमा सकते हैं। इससे ज्यादा प्रॉफिट हम इस मार्केट में नहीं कमा सकते। अगर हमने प्राइस ऊपर नीचे की, हमारा दोनों केसेस में जो है ना वो नीचे जाएगा प्रॉफिट। ये मैक्सिमम प्रॉफिट हम इतना कमा सकते हैं, क्योंकि हमारी बेस्ट पॉइंट यहाँ तक, बेस्ट पॉइंट यहाँ तक था। यहाँ तक क्लियर हो गया, प्रॉफिट निकालना आ गया क्लियर हो तो एक दफा कंफर्म करो, ताकि हम सेकंड रिक्वायरमेंट पे जाए, ताकि हम इजीली सेकंड रिक्वायरमेंट पे जाए। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, एक मरतबा सब स्टूडेंट्स यस लिख दो जो बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट ये है, सेकंड रिक्वायरमेंट ये है यहाँ पे लिखी हुई है
कि डिस्कस एंड रेकमेंड वेदर मार्केट पेनिट्रेशन एंड और मार्केट स्कीमिंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर टीआर कंपनी व्हेन लॉन्चिंग द न्यू एंटी मलेरिया ड्रग, व्हेन लॉन्चिंग द न्यू एंटी मलेरिया ड्रग। अच्छा, अगर हम बात करें ना, ये रिवर्ट खोलना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पे करके दिखाऊंगा, खुद से करके दिखाऊंगा तुम्हें। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हमने डिस्कस करना है या रेकमेंड करना है कि वो क्या कहते हैं, प्राइसिंग टेक्निक जो कि बेस्ट होगी, जो कि बेस्ट होगी किसके लिए, जो कि बेस्ट होगी कि जो आप न्यू एंटी मलेरिया ड्रग के लिए यूज करोगे। अच्छा, पहली बात तो ये याद रहे कि न्यू एंटी मलेरिया ड्रग का भी हमने पेटेंट लिया है, न्यू एंटी मलेरिया ड्रग का भी हमने पेटेंट लिया है, पहली बात। और दूसरी बात, पेटेंट लेने के बाद भी वो लोग बहुत ज्यादा वेट करें उसका। तो पेटेंट तो हमें ये समझ आती है कि वो पूछ रहे कि हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करें, तो हम यहाँ पे डिफरेंट हमें डिस्कस भी करना है केस, और यूज क्या कहते हैं, मतलब रिकमेंड भी करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखो, अब रिक्वायरमेंट है 8 नंबर की, अब रिक्वायरमेंट कितने नंबर की, 8 नंबर की। तो ये नहीं कर सकते कि सिर्फ 2-3 पॉइंट्स लिखे, हमें यहाँ पे प्रॉपर क्या करेंगे, हम चाहते हैं अपने नंबर बढ़ाएं, सही से नंबर आए। तो पहले हम थोड़ा सा इनिशियली हम उसको बता भी सकते हैं कि मार्केट पेनिट्रेशन में अगर वो करेगा तो क्या होगा। तो हम पहले पेनिट्रेशन पे बात करते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन पे अगर वो करता है, यानी कि अगर करता है, फिर एंड पे रेकमेंड कर देंगे, अभी फिलहाल शुरू में बता रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे विद पेनिट्रेशन प्राइसिंग द लो प्राइस would be charged initially for anti-malaria drugs। वेट अ मिनट, मेरा है ना, तुम लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही, तुम लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही, रुको मैं स्क्रीन पूरी शो कर दूं। अच्छा, अब तुम लोग जरूर ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तुम लोग ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि कंपैरेटर है नहीं तो हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्यों यूज करें। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि 8 नंबर की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको डिस्कस तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हम उसने ये नहीं बोला कि फाइनल रिकमेंडेशन, तो उसने डिस्कस एंड रिकमेंड, तो हम दोनों केसेस को रिकमेंड करेंगे, हम दोनों केसेस को, सॉरी, दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे, और डिस्कस के बाद एंड पे रिकमेंडेशन बताएंगे 8 नंबर कैसे पूरे करेंगे। अगर हम डायरेक्ट बता देंगे कि कंपेरेटर नहीं है तो बस वो यूज कर ले, तो 8 नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए जब इस तरह का कोई सीन हो तो हमें एक्सप्लेनेशन पे जाना चाहिए, और वैसे भी वो डिस्कस करने का बोल रहे हैं। ठीक है, तो विद पेनिट्रेशन प्राइसिंग द लो प्राइसेस वुड इनिशियली बी चार्ज फॉर एंटी मलेरिया ड्रग। अच्छा, द आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट द प्राइस विल मेक द प्रोडक्ट accessible to the larger number of customer। अब नो डाउट हमें पता है कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि लो प्राइस पे जब आप एंटर करते हो, पेनिट्रेट करते हो मार्केट में, तो बहुत ज्यादा कस्टमर आप जल्दी से घेर सकते हो, बहुत ज्यादा कस्टमर आप जल्दी से कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जो हो ना कम प्राइस चार्ज कर रहे हो। ठीक है, एंड देयर फोर मोर सेल्स आर एक्सपेक्टेड, और ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ज्यादा सेल आपको हो सकेगी। ठीक है, और रिजल्टिंग इन फास्ट रिकग्निशन इन मार्केट, मतलब इससे क्या होगा, आपकी मार्केट में जल्दी रिकग्निशन होगी। हमें ये जरूर पता है कि हमें अभी जहन में आपके भी यही होगा कि यार मार्केट पेनिट्रेशन से बेहतर मार्केट्स की महंगी है, लेकिन जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन तो करें, थोड़ी बहुत बताएं, तो सही डिस्कस तो करें, थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे दोनों केसेस में, फिर एंड पे उनको रिजल्ट बता देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हम और भी पॉइंट ये लिख सकते हैं, और भी पॉइंट ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे और क्या पॉइंट आ सकता है। अगर मैं डिस्कस करूँ, थोड़ा बहुत पॉइंट डिस्कस करते हैं कि पेनिट्रेशन में एक फायदा क्या होगा। हमें पता है कि डिमांड, नो डाउट हम अकेले ओनर हैं, लेकिन मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी है, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं। तो होगा क्या कि चूंकि इसकी डिमांड इज वेरी हाई इन मार्केट, क्योंकि वो बता रहा था कि लोग वेट कर रहे हैं उसको, और वो मिलियंस ऑफ लाइफ को बचाएगा। सो लो प्राइस लोअर प्राइस विल हेल्प इन हायर
डिमांड, क्योंकि लो प्राइस रखोगे तो हायर डिमांड होगी, सिंपल सी बात है। लो प्राइस पे जो है डिमांड ज्यादा होगी, और ऑब्वियसली उसने केस में ये चीज, उसने ये केस में बता, वैसे तो नो डाउट, नो डाउट कि हमारे फैसला, अगेन मैं कहूंगा और है, लेकिन जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं कि इस तरह हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इफ एनीवन इज प्लानिंग टू एंटर दिस मार्केट, नो डाउट हमारे पास पेटेंट है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि लोग क्या करते हैं ना, लोग आपने पेटेंट ले लिया एक ड्रग का, लोग उससे सिमिलर चीज बना लेते हैं, यानी एग्जैक्ट सेम नहीं बनाते, एक उस तरह की चीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई प्लान कर रहा है मार्केट में, ठीक है, वो उस फॉर्मूला पे चीज नहीं लाता, लेकिन वो एंटी मलेरिया ड्रग किसी और चीज, किसी और केमिकल से बना के ले आता है, क्योंकि जब वो देखेगा कि मार्केट में इतनी डिमांड है, वो देखेगा अच्छा यार इनके पास तो पेटेंट है, तो हो सकता है कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचे, अदर अदर देन आवर आवर प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत हटके हो, फॉर्मूला हटके हो, लेकिन वो लॉन्च करने का सोचे। ठीक है, तो उसके लिए भी तो डिस्करेजमेंट होगी कि हम अगर जल्दी से मार्केट को टैकल कर लेंगे तो हमारा कस्टमर बन जाएगा। अगर हम ये वेट करेंगे कि पेटेंट तो हमारे पास है, कस्टमर आ जाएगा और पता चलेगा कोई उस तरह की आइडेंटिकल चीज बना के एंटर हो गया और आपसे आगे निकल गया, मसला हो जाएगा। सो इफ एनीवन इज टू enter the market with the identical product with any other formula या any other technique, he will be discouraged to enter due to our fast growing डिमांड। क्योंकि जब हमारे पास बहुत फास्ट ग्रोइंग डिमांड होगी तो वो भी डिस्करेज होगा ना कि यार इनके पास तो बहुत ज्यादा कस्टमर है, अगर हम एंटर होंगे तो किस तरह इनकी मार्केट तोड़ेंगे। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है कि हम इस बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली द एक एक बात, अगर कभी मार्केट स्किमिंग और मार्केट पेनिट्रेशन की बात आ जाए, डिस्कशन करनी है, तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखना जरूरी है कि जितनी जल्दी आप कस्टमर को घेरोगे, यानी कस्टमर अपना बनाओगे, उतनी जल्दी आप लाइफ साइकिल अगर आपने पढ़ी हो तो उतनी जल्दी आप मेच्योरिटी फेज में पहुंचोगे। तो द सून यू विल एड यू विल इंक्रीज द डिमांड, यू विल रीच द मेच्योरिटी ग्रोथ एंड मेच्योरिटी फेज सून। द सून यू विल इंक्रीज द डिमांड, सून यू विल रीच द मेच्योरिटी एंड ग्रोथ फेज। तो ये आपका फायदा है। अच्छा, अब इसके बाद हम लिखते हैं मार्केट स्कीमिंग पे भी। मार्केट स्कीमिंग पे भी इस तरह हम बात इसी तरह करेंगे कि पहले हम बताएंगे कि स्कीमिंग की होगा क्या, कि विद मार्केट स्कीमिंग होगा क्या, हाई चार्जेस वुड इनिशियली हाई चार्जेस वुड इनिशियली बी चार्ज्ड फॉर द ड्रग, this would enable the company to take advantage of their पेटेंट, क्योंकि उनके पास पेटेंट है तो अपने पेटेंट का फायदा ले, अपने पेटेंट का फायदा ले, क्योंकि उनके पास तो एक प्रोडक्ट भी ऐसी जिसकी यूनिक नेचर है। ठीक है, अब इस पे भी हम कुछ पॉइंट इस तरह के लिख सकते हैं, जैसे कि वो हम बता सकते हैं, तब जिस प्रोडक्ट द प्रोडक्ट हैविंग शॉर्ट लाइफ साइकिल, अगर फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की शॉर्ट लाइफ साइकिल है, हमें पता है, हमें हमें इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, लेकिन हम ये बात कर सकते हैं, द प्रोडक्ट हैविंग शॉर्ट लाइफ साइकिल शुड यूज मार्केट स्कीमिंग, क्योंकि मार्केट स्कीमिंग वही यूज करेगा ना जो कहेगा शुरू में मैं आके पूरी मार्केट में से पैसा निकाल लूं, यानी हाई रेट्स पे पैसा निकाल लूं। तो अगर हो सकता है ये एंटी मलेरिया प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो 2 साल 3 साल की हो, तो 3 साल के बाद मार्केट खत्म हो सकती है, आपका पेटेंट एक्सपायर होकर नए कंपेटिटर्स आ सकते हैं, तो जहां पे शॉर्ट लाइफ साइकिल है वहां पे फिर स्कीमिंग हेल्प करेगी। ठीक है, यूज मार्केट स्कीमिंग टू अटेन द लेवल ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस सक्सीड करने के लिए, यानी कि वो कामयाब होने के लिए उनको मार्केट स्कीमिंग यूज करनी चाहिए अगर शॉर्ट लाइफ साइकिल है, और अगर वो मशहूर है तो वो जरूर यूज करें इस चीज को। ठीक है, उसके बाद ये चीज भी एक ये कहते हैं हेल्प करेगी कि जब आपके पास इनिशियल हाई प्राइसेस
will help the company's cash flow and the business, क्योंकि आपको अगर याद करो, एक बिजनेस इज एबल टू मैनेज द ऑपरेशंस इजीली। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस सारे सेटअप पे मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, इस सारे सेटअप पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगने हैं, तो इसलिए इन्होंने बताया था क्वेश्चन के अंदर। तो अगर हम ये स्कीमिंग यूज करेंगे तो हमें स्टार्टिंग पे कैश फ्लो अच्छा आना शुरू हो जाएगा, तो हम अपने वो जो इन्वेस्टमेंट उसको जल्दी रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, उस्मान ने पूछा कि क्या कहते हैं, अ, ऐसा नहीं हो सकता कि जब कंपटीशन आए तो तब तक ज्यादा प्राइस देन कम इन लॉन्ग लाइफ? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे हमने जैसे एक बात की है कि शॉर्ट लाइफ साइकिल में अगर आप मशहूर हो तो शुरू में आप प्राइस स्कीमिंग यूज करें, लेकिन स्कीमिंग का असल मतलब यही होता है कि पहले हाई प्राइसेस, फिर ऐसे ऐसे लो प्राइसेस, जब कंपटीशन आए तो उसको लो प्राइसेस पे ले जाए। इस तरह बिल्कुल कर सकते हैं। Skimming is only be suitable if we have some sort of barrier to entry, as we have patent, so product will be unable to skimming will only be suitable, मतलब क्या कहते हैं, अगर हमारे पास पेटेंट है तो नो डाउट, अगर रिकमेंडेशन की बात कीजिए तो स्किमिंग ही सूटेबल है, क्योंकि कोई और इसको कॉपी नहीं, मतलब कोई और ये सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकता। आंटी उसको आइडेंटिकल बना सकता है, उस जैसी बना सकता है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं बना सकता। ठीक है, और ऑब्वियसली फॉर्मूला हमारा भी सीक्रेट होगा, हम उसको नहीं करेंगे, तो बेहतर तो स्किमिंग ही है, बेहतर तो स्किमिंग ही है। अच्छा, उसके बाद और क्या पॉइंट आ सकता है स्कीमिंग में? स्कीमिंग में और किस लिहाज से आ सकता है कि प्राइस वगैरह भी हमने बात कर ली है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे बोला था डिस्कस एंड रिकमेंड। गिवन द यूनिक नेचर, क्योंकि यूनिक नेचर बताइए ना, जो प्रोडक्ट की यूनिक नेचर है, ऑफ ड्रग एंड द बैरियर टू एंट्री, क्योंकि एंट्री के बैरियर हैं। मार्केट स्कीमिंग is would appear to be appear to be far more suitable, to be more suitable as the pricing स्ट्रेटेजी, यानी ये ज्यादा बेहतर है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ये ज्यादा बेहतर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्वियसली जो है वो हम लोगों के पास एक तो हमारे कंपेटिटर के पास बैरियर है, फिर हमारे पास वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कोई कॉपी नहीं कर सकता, पेटेंट है, फिर यूनिक नेचर भी है। तो आपके बेहतर ये है कि स्टार्टिंग वाले सालों में जो है ना स्कीमिंग को यूज किया, सो द सेफर ऑप्शन इज मार्केट स्कीमिंग। इस तरह देखो ना, अब अगर आप वो बात उसे 8 नंबर का रिक्वायरमेंट दी थी, अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे कि मार्केट में कंपटीशन जो है वो हमें कम्पीट नहीं कर सकता, सिर्फ हम इस तरह कर देंगे, तो इस तरह नहीं करना। अब ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज में, थ्योरेटिकल सीआर में इस चीज का ख्याल रखना है कि नंबर देखने हैं। और मैंने कल बताई थी बात, अगर 8 नंबर है तो 8 रेलिवेंट पॉइंट्स हों। जैसे मैं आपको यहाँ पे 8 रेलिवेंट पॉइंट्स गिनवाता हूँ क्या क्या है। पहली बात, हमने ये बात बात लिखी, बताया कि हमने ये अपने नॉलेज बताया कि मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है। उसके बाद ये 3 बातें लिखी, 4 बातें हो गई। फिर हमने ये बात लिखी, उसके 2 पॉइंट्स लिखे, ठीक है, 5-6 बातें हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हमने लास्ट रिकमेंडेशन दी, तो 7 नंबर का तो हमने लिख दिया। ये बात होती है कि आपने हर पॉइंट का आपको नंबर मिलता है अगर आप लॉजिकल पॉइंट लिखते हो। ठीक है, वर्ड पे बुलेट्स डालने का शॉर्टकट एक्चुअली आपके कीबोर्ड के ऊपर ही बुलेट्स होते हैं ना, ये मैं बुलेट्स वहां से तो ले रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जो साइन होता है, एक साइन बना हुआ है ना डिवाइडर, ये वाला साइन, तो बस इसको मैंने स्पेस दबाया तो ये आगे की तरफ आ गया, बस ये, और मैं एंटर करता जाऊंगा तो वो बुलेट्स बनते जाएंगे। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्लिक किया, स्पेस दबाया, तो ये मेरा कोई पॉइंट लिखा, अब जब मैं एंटर करूंगा तो अगला अगला बुलेट खुद ही बन जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ बुलेट ना बने तो मैं डबल एंटर करूंगा तो बुलेट वो रिमूव हो जाएगा। सर ये बात रिपीट करें। अच्छा, अब एक अली ने बोला कि बहुत से टीचर रेकमेंड करते हैं कि पैराग्राफ में लिखा जाए। बहुत से टीचर रेकमेंड करते हैं ये अली ने लिखा कि बहुत से टीचर रेकमेंड करते हैं कि पैराग्राफ में उसको लिखा जाए। देखो बात यह है कि हर हर टीचर की ना एक अपनी अप्रोच होती है। किसी का एक्सपीरियंस इस तरह होता है कि बच्चे पैराग्राफ में लिख के आते हैं तो वो कहते हैं बुलेट्स में लिखो, कोई कहता है कि बुलेट्स में समझ नहीं आती। बात, मैं आपको अगर सच बताऊं ना, अगर सच बताऊं, तो बात यह है कि आपने जो चीज लिखी है ना उसमें दम होना चाहिए बस।
आपने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज लिखी है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक भी है लेकिन दम है ना बात में आपकी, अगर आपकी बात में दम है, अगर आप वाकई अगले बंदे को अपनी बात से अपनी लॉजिक से कन्विंस कर रहे हो, तो ये गारंटी है कि मार्क्स नहीं कटेंगे। ये गारंटी है कि मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ भाई बताओ, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? जरा एक दफा कंफर्म कर दो। एक दफा कंफर्म कर दो, क्लियर है? अरे यार ये ब्लूटूथ कनेक्ट भी नहीं हो रहा। अच्छा, मार्केट स्किमिंग शॉर्ट लाइफ के लिए कैसे सही है? असल में बात ये है ना, पेनिट्रेशन तो ये होती है ना कि आप मार्केट में लो प्राइस पे एंटर होते हो, पहले अपना कस्टमर बनाते हो, फिर आप कहते हो साल डेढ़ साल में कस्टमर बन गया, अब हम इनको लूटेंगे। लूटेंगे मतलब कि ज्यादा प्राइस पे चार्ज करेंगे। तो आपके पास टाइम होता है कि ठीक है, शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट में अगर आप ये काम करोगे कि पहले हम लो प्राइस पे जाएंगे फिर हाई करेंगे, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप अपनी प्राइस को हाई कर सको। आप शॉर्ट शॉर्ट 2 साल की लाइफ में बस अपनी लो प्राइस पे कस्टमर बनाओगे, साथ ही आपके प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी। फायदा नहीं है। ठीक है, शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट के लिए मार्केट से इसलिए बेहतर है, अगर आपका नाम है तो पहले हाई प्राइस चार्ज कर लो। कल को अगर प्रोडक्ट चले ना चले कोई टेंशन नहीं है, आज तो हमने प्राइस चार्ज करके उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कमा लिया ना। ये मतलब है कि स्किमिंग में शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट के लिए स्किमिंग ज्यादा बेहतर है। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं जरा एक क्वेश्चन देख रहा हूँ और रिलेटेड टू लिमिटिंग फैक्टर, उसको भी फिर इंशाल्लाह करते हैं, उसको भी इंशाल्लाह करते हैं। मोटिवेटेड रहो, मोटिवेटेड रहो। अच्छा अहमद, मैंने बुलेट्स के बारे में ये कहा था कि कभी भी ये नहीं देखना कि बुलेट्स लिखे हुए पैराग्राफ, कुछ टीचर्स कहते हैं बुलेट्स, कुछ कहते हैं पैराग्राफ। मैं ये कहता हूँ यार, बात कोई भी लिखो लेकिन सॉलिड बात लिखो, इस तरह की बात लिखो कि जिसके अंदर दम हो। ठीक है, एक पॉइंट अगर अपना ब्रीफ करना चाह रहे हो तो अगले को प्रॉपर समझ आए कि आप पूरा उस बात पे उतर रहे हो, रिलेट कर रहे हो क्वेश्चन के साथ। सर मैंने पूछा था कि जो आपने कीबोर्ड पे शॉर्टकट बताया है बुलेट्स का और कैसे उनको रिमूव करना है वो पूछ रहा था। अच्छा, कीबोर्ड पे वो ये था कि आपने ना, आपके कीबोर्ड पे साइन होगा इस ये एक बिल्कुल डैश, शॉर्ट डैश का इस तरह। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये लिखा। ठीक है, और ये लिखने के बाद आपने, और ये लिखने के बाद आपने एक स्पेस दबाया, तो ये आगे की तरफ आ जाएगा। इसका ये वर्ड का रूल है। अब कुछ भी आप अगर लिखोगे इसके आगे, कोई स्टेटमेंट लिखोगे और एंटर दबाओगे तो अगला बुलेट खुद ही बन जाएगा। फिर कुछ लिखोगे, फिर एंटर दबाओगे, फिर बुलेट बन जाएगा। फिर कुछ लिखोगे, कुछ एंटर दबाओगे, बुलेट बन जाएगा। अच्छा, अब आप चाहते हो यहाँ बुलेट ना बने, पॉइंट्स आपके पूरे हो गए, तो आपने एक दफा एंटर दबाया था ना, फिर एक और दफा एंटर दबा दो, तो वो बुलेट खत्म हो जाएंगे आगे से। ये मतलब है। ठीक है, एक दफा ट्राई करके देख लेना, मुझसे पूछ लेना। एक दफा ट्राई करके मुझसे करके देख लेना और मुझसे पूछ लेना। अच्छा, मैं 1 मिनट बस क्वेश्चन देख लूँ लीनियर के लिए। एक क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ बस।
अच्छा यार, हम लोग अब स्टार्ट करने लगे हैं एक क्वेश्चन जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग का है। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली मल्टी लिमिटिंग फैक्टर्स का जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड एक हम देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें ना दो फायदे होंगे। एक तो हम लिमिटिंग फैक्टर का वो सारा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग से का सारा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि इसमें हमारा जो शेडो प्राइसिंग वाला टॉपिक था ना लिमिटिंग फैक्टर के अंदर, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी दोनों हम इसमें इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह। जस्ट 2 मिनट स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट 2 मिनट्स। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी बोर नहीं होने का, बिल्कुल भी बोर नहीं होने का। अच्छा, लड़के ने पूछा है लीनियर प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है। भाई F5 में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। F5 में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है और किसी भी अटेम्प्ट में कुछ भी पूछ सकता है। अब बच्चे हमसे आके पूछते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, हम बच्चों को बता बता के थक जाते हैं। भाई कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए कहीं से भी आ सकता है। नो डाउट। हमें लग रहा होता है कि ग्राफ वाला सवाल नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है। अच्छा, और वो देखो लड़का एक कह रहा है, शाहिद भाई कह रहे हैं कि 10 नंबर का पक्का एमटीक्यू आता है सर। यानी कि देखो उसने देखा है ना 10 नंबर का एमटीक्यू आता है, तो इसका मतलब आता है, ठीक है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग पे अगर हम बात करें, लीनियर प्रोग्रामिंग पे अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और मजे का भी है। असल में ये है ग्राफ। ये ग्राफ उसने बनाया हुआ है। हमें इस बात का पता है, ग्राफ जिस तरह हमारा सीवीपी में मल्टी प्रोडक्ट ग्राफ बनाने के लिए नहीं आना, ग्राफ इसमें भी बनाने के लिए नहीं आना। लेकिन ग्राफ बनाया सवाल के अंदर होगा और हो सकता है इस सवाल के अंदर से ग्राफ में से कोई चीज हमें निकालनी हो। ग्राफ में से कोई चीज निकालनी हो तो हम इसकी पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड एन अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स एंड रिलेटेड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दैट कुड बी अर्न्ड बाय CS। हमें बेसिकली देखना है कि हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स क्या होगा। यानी कि हमारा हम देखेंगे कितने कितने यूनिट्स हम बना पाएंगे प्रोडक्ट के, और उस लिहाज से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो अर्न होगा वो भी हमें इसमें कैलकुलेट करना है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि मेरा एक कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझ लें। जब भी तुम्हें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है, तो पहली चीज ये देखनी है कि तुम्हारे इस क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट्स होंगे। तुम्हारे इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे। कॉन्स्टेंट्स आपको 2 3 4 10 कितने भी दे सकता है। कॉन्स्टेंट्स आपकी नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जितने मर्जी हो सकते हैं। जिस तरह इस सवाल में अगर देखें तो हमारे पास कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? 3 कॉन्स्टेंट्स है। ये देखो, ये 3 कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। टेलर्स का टाइम भी कॉन्स्टेंट्स है, फैब्रिक भी कॉन्स्टेंट है, और प्रोडक्शन ऑफ वर्क सूट्स भी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। 3 कॉन्स्टेंट्स है। लेकिन सिर्फ इन सारे 3 कांस्टेंट में से 2 क्रिटिकल कांस्टेंट्स होंगे। इन सारे कांस्टेंट में से जो उस सवाल में क्रिटिकल कांस्टेंट्स होंगे वो 2 ही होंगे। ये जो मैंने बात बोली है, तुम लोगों ने लेक्चर तो लिया हुआ है मेरा, या अगर नहीं भी लिया हुआ कहीं ना कहीं से तो पढ़ा हुआ है टॉपिक। मुझे बताओ ये बात समझ आई है कि हर किसी भी केस में जो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स होंगे वो 2 ही होंगे। क्या ये बात समझ आई है कि नहीं आई? क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स 2 ही होंगे। ये बात अगर नहीं आई तो नो लिख दो, कोई मसला नहीं है, मैं भी अभी समझा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आई नो लिख दो भाई, शर्माने का नहीं है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ क्यों। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्यों आपके जो क्रिटिकल कांस्टेंट है वो 2 होंगे। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं सवाल की तरफ जाऊं, अगर मैं इस डायग्राम की तरफ जाऊं, तो मैंने तुम लोगों को ये तरीका सिखाया था ग्राफ बनाते साथ। मैंने तुम्हें बताया था
मैंने तुमको ग्राफ बनाते साथ ये बताया था कि ये ग्राफ है, एक पॉइंट है, अब जरा गौर से देखना, एक पॉइंट था बी, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा था, एक पॉइंट था ये सी, ऐसे ही है ना। फिर मैंने तुम लोगों को बताया था आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनती है, जैसे ये बनाई हुई है उसने आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। फिर हम देखते थे कि आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन को आगे लेके जाते थे स्केल से, ठीक है, और लेते जाते जाते हम देखते थे कि इससे सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट, सबसे ज्यादा फार अवे पॉइंट कौन सा है, सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट। आइसो कंट्रीब्यूशन को आगे लेके जाएंगे और देखेंगे सबसे एंड पे ये किस पॉइंट को मीट करेगा, तो वो किसी ना किसी पॉइंट को मीट कर रहा होता था। और इस ग्राफ के अंदर उसने ये शो करवाया हुआ, खुद से शो करवाया हुआ है कि जो पॉइंट बी है ये वाला, उसने शो कराया ये जो पॉइंट बी है, ये वो पॉइंट है जो आइसो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि पॉइंट सी भी है, पॉइंट सी भी यहाँ पे है, लेकिन उसने यहाँ पे शो कराया हुआ है ये बना के कि पॉइंट बी सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है। अब जो ये पॉइंट बी है ये वो पॉइंट है जो ऑप्टिमम पॉइंट था, इतना तो आप लोगों को पता ही, वो पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट था। इस ऑप्टिमम पॉइंट इस ऑप्टिमम पॉइंट इस ऑप्टिमम पॉइंट पे सिर्फ दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी ना। एक पॉइंट जब है, ये इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है ये, तो इस पे सिर्फ दो लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती है ना, तीसरी लाइन तो नहीं इंटरसेक्ट करेगी ना इसके ऊपर से। इस पॉइंट जहां बना है वो दो लाइनें इंटरसेक्ट किया तो पॉइंट बना ना। वही दो पॉइंट क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, वही दो पॉइंट्स क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। इसीलिए एक सवाल में दो से ज्यादा कॉन्स्टेंट 10 भी हो सकते हैं। कांस्टेंट तो यहाँ पे ये भी है कि ये प्रोडक्शन थी, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ये 400 ही बन सकते हैं। मैं तुम्हें साबित कर देता हूँ, ये देखो कि डब्ल्यू के 400 से ज्यादा नहीं बन सकते। पी उसने बताया लाइन पी पे शो हुआ है, तो डब्ल्यू के देखो 400 से ज्यादा यहाँ पे बनाई हुई लाइन, बट इट्स नॉट द क्रिटिकल कॉन्स्टेंट, इट्स द कॉन्स्टेंट, बट क्रिटिकल कॉन्स्टेंट नहीं है। तो एक सवाल में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जितने मर्जी हो सकते हैं, क्रिटिकल सिर्फ दो ही होंगे। और हमेशा याद रखना, जब तुम इस पॉइंट को ढूंढ लो, तो जो तुम्हें दो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, कैलकुलेशन जो हम करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए, जो भी प्रोडक्ट की, जो भी ए बी सी या जो भी प्रोडक्ट है ए बी दो प्रोडक्ट्स ही हो सकते हैं ऑब्वियसली, ए या बी या बी जो भी प्रोडक्ट है, उन दो की जो कैलकुलेशन करते हो कि कितने यूनिट्स बनाने हैं, उनकी जो कैलकुलेशन करते हो वो इसी क्रिटिकल कांस्टेंट वाले पॉइंट पे करते हो, किसी और इक्वेशन को पिक नहीं करते। तुमने जब ये टॉपिक पढ़ा होगा तो मैंने तुम लोगों को ये भी बताया होगा कि ये दो इक्वेशन है, इसकी तुम्हें सिमल्टेनियस करके फिर तुम्हें निकालना होता है कि एक्स के इतने यूनिट बनेंगे, वाई के इतने बनेंगे। तो मैं अपनी मर्जी से एक्स वाई नहीं पिक कर लेता था, हालांकि सवाल में 10 इक्वेशंस भी हैं। मुझे अकल होनी चाहिए कि मैंने कौन सी दो इक्वेशंस पिक करके उन दो इक्वेशंस के ऊपर कैलकुलेशन करनी है। 10 में से कोई अपनी मर्जी की दो नहीं, बल्कि क्रिटिकल कांस्टेंट वाली दो जो होंगी मेरे, जो मुझे मिलेंगी, जो ऑप्टिमम पॉइंट, जिनके जो जिस पे ऑप्टिमम पॉइंट होगा, वो दो इक्वेशन बेसिकली उठाऊंगा और उस पे मैं कैलकुलेशन करूंगा। तो अली पूछ रहा है सर, इफ क्रिटिकल कांस्टेंट इज ओनली वन, अली भाई क्रिटिकल कांस्टेंट एक कैसे हो सकती है, क्योंकि उस केस में तो सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होगा। सिंगल लिमिटिंग फैक्टर का तो टॉपिक ही लेता था। उसमें तो सिंपल ये था कि हम वो जो बना रहे थे कि वो जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर रैंकिंग और वो ऑप्टिमम प्लान, वो जब इससे, अगर आपने टॉपिक देखा तो इससे पिछला टॉपिक था सिंगल लिमिटिंग फैक्टर वाला, ठीक है। पॉइंट ही नहीं बनेगा, ठीक है। जब दो दो टच होंगे तो पॉइंट बनेगा ना, एक पे ये देखो, एक पे कोई पॉइंट बन सकता है, दो टच होंगे तो पॉइंट बनेगा, सही है। अच्छा, अब जरा गौर से मुझे तुम लोगों ने बताना है। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, यस या नो बताना है, यस या नो। ये पॉइंट बी है जो कि ऑप्टिमम पॉइंट है, जो कि बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। इसी पॉइंट पे बेसिकली दो क्रिटिकल कांस्टेंट है। पॉइंट बी पे अगर देखें तो एक ये वाली लाइन, मैं जरा इसको ना हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली, और एक ये वाली, ये दो लाइंस आ रही हैं, ठीक है। एक और लाइन भी है वैसे यहाँ पे, लेकिन ये मान ली इररेलीवेंट है। तो मैं जो इक्वेशन है, एक लाइन जो टी, ये लाइन उसने शो की हुई है टी की, ये वाली देखो, और अगली लाइन एफ की, और ये लाइन पी की। मुझे बताओ मैं टी एफ की इक्वेशन पिक करूंगा, या अपनी मर्जी से टी और पी की भी पिक कर सकता हूँ, या एफ और पी की भी पिक कर सकता हूँ इक्वेशन कैलकुलेशन के लिए, बताओ। मैं क्या पी पे जो इक्वेशन बन रही है वो पिक कर सकता हूँ, बताओ अपनी मर्जी से। पी की इक्वेशन ऊपर गिवन है, मैंने ले सकता हूँ, पी पे इक्वेशन बनाई हुई है कि W400 बन सकते हैं, क्या मैं वो इक्वेशन पिक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, गुड, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब बात यह है कि यहां से हम जाएंगे ऊपर, हमें पता चल गया, नीचे से डायग्राम देख के पता चला है, अपनी मर्जी से नहीं पता चला, डायग्राम देख के पता चला है कि भाई ये जो टी वाली इक्वेशन थी और एफ वाली इक्वेशन थी, ये ऑप्टिमम पॉइंट, ये क्रिटिकल कांस्टेंट थे, ये ऑप्टिमम पॉइंट वाली लाइंस, जो जिस पॉइंट पे ऑप्टिमम, जिस लाइन पे ऑप्टिमम पॉइंट था वो ये दो लाइंस थी। तो हमारे लिए तीसरी यहाँ पे हो गई इररेलीवेंट।
तीसरी हो गई इररेलेवेंट। तो अब हमारे पास इक्वेशन एक हमें मिली 7W प्लस 5L इज इक्वल टू, लिख रहा हूँ वैसे तो वो लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू, मैं इज इक्वल टू 3500 आवर्स। और दूसरी इक्वेशन मुझे मिली 2W प्लस 2L इज इक्वल टू 1200। ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई। अब हमने क्या बताना है, हमने हमने ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स बताना है, तो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए थी, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली। तो वो जो दो इक्वेशन मिलेगी, जब वो आ तो जाए ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स, आगे कंट्रीब्यूशन निकालना वैसे ही बच्चों वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, सिंपल 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 सिमल्टेनियस इक्वेशन। वो मैंने किस तरह सिखाई थी तुम लोगों को, मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने इन दोनों में से किसी भी एक चीज को सेम कर लेना, वैल्यू को। या तो तुम नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली इक्वेशन में से किसी एक वैल्यू को सेम कर लो ऊपर वाली इक्वेशन से, बाद में कट कर दो। या तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो। तुम एक तरीका, वैसे आसान तरीका, अगर तुम अकलमंद हो, तुम्हें लॉजिक का पता है, तुम आसान तरीका ये देख सकते हो कि तुम ना ये पहली फिगर जो है, जो भी पहली फिगर है ऊपर, उसको डिवाइड करो नीचे वाली फिगर से। तो ये 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 3.5। तो तुम नीचे वाली पूरी इक्वेशन को दोनों साइड से 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह भी कर सकते हो, या इस तरह भी कर सकते हो कि नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो ये वाले फिगर से, और ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 2 से कर दो। आंसर एट लास्ट आंसर तो सेम ही आने ना। मकसद है कि हमें लॉजिक सही लगानी है, बस मकसद है हमें लॉजिक सही लगानी है। ठीक है, अब अगर मैं नीचे वाली पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो कर सकता हूँ क्योंकि इक्वेशन है, दोनों साइड्स को करना, तो कोई गलती तो नहीं कर रहा। ठीक, 3.5 से करूंगा तो ये मेरी इक्वेशन टू जो है क्या बन जाएगी, 7W प्लस 7L इज इक्वल टू 1200 इंटू 3.5, 4200। ये मेरी इक्वेशन बन गई इस तरह, 7W प्लस 7L इज इक्वल टू 4200। मुझे बताओ इसकी लॉजिक समझ आई है, इसकी लॉजिक समझ आई है जो मैंने 3.5 से मल्टीप्लाई किया। वैसे इसके तरीका और भी है कि आपस में एक वैल्यू लेके बस सेम कर लो, इस तरह भी कर सकते हो, और जिस तरह मैंने किया इस तरह भी कर सकते हो। बताओ यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास एक इक्वेशन तो थी वो ये आ गई, एक मैंने यही वाली ऊपर से पिक करके यहाँ ले आया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व इस तरह करते हैं कि हमने इन दोनों में से किसी एक को खत्म करना है, और वो सिर्फ वही है जिसकी वैल्यू सेम है। तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहा हूँ। अगर मैं एक जगह माइनस का लगा रहा हूँ, फिर यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, सारी जगह माइनस लगाना पड़ेगा। ये हो गया कैंसिल, ये बन गया 7 - 5 2L इज इक्वल टू 42 मैंने क्या आ जाएगा 700, और एल मेरे पास क्या आ जाएगा 350। एल मेरे पास क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा। एल के 350 यूनिट्स बनेंगे, एल के 350 यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, एल के 350 यूनिट्स बनेंगे। अच्छा, अब अली पूछ रहे कि इसको हम एक्सेल पे कैसे सोल्व करेंगे। एक्सेल पे हम, एक तरीका तो ये है कि हम इसको इस तरह वर्किंग साथ साथ हम पेज पे लिख के, एक तरीका ये कि पेजेस पे लिख के साथ साथ हम वहाँ पे प्रॉपर वर्किंग शो करें, जैसे 7W प्लस 7L, मतलब पूरा फॉर्मूला लिख दे इक्वल के साइन के बगैर, तो पूरा लिखा रहेगा। और उसके बाद हम डायरेक्टली कैलकुलेट से कैलकुलेट करके वो एल की वैल्यू जो भी आए पेज पे कर लें, जिस तरह भी नीचे डायरेक्टली लिख दे एल इतना आएगा, लेकिन इक्वेशन ऊपर लिखना जरूरी है। ये वाली यहाँ तक इक्वेशंस लिखना जरूरी है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको इक्वेशंस का पता है, उसके बाद कैलकुलेट करके फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो जो साइंस वो आप जो साइन हम चेंज करते हैं वो एक्सेल पे शो करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहते भी हैं, अगर करना चाहते भी तो लिख दे कि क्या कहते हैं हमने ये पुटिंग नेगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, इस तरह भी लिख सकते हैं। हुसनैन पूछ रहे कि इसका एक्सेल पे प्रॉपर वे क्या होगा। प्रॉपर वे में इसका एक तरीका, जब ये क्वेश्चन पूरा करता हूँ मैं, उसके बाद ये तरीका बताता हूँ, ये वाली कैलकुलेशन क्योंकि वहां पे भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों का ये इशू भी क्लियर हो जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। अच्छा, जस्ट 2 मिनट ये कैलकुलेट कर लें बस अब। अच्छा, अब एल हमारे पास आ गया 350, एल हमारे पास आ गया 350। हम कोई भी इक्वेशन आगे ऊपर से पिक करते हैं। चलो हम इक्वेशन पिक कर लेते हैं, ये वाली 7W प्लस 7L इज इक्वल टू 4200। एल की जगह हम पुट कर देंगे 350 इज इक्वल टू 4200। और यहाँ पे अब हमें डब्ल्यू निकालना है, तो ये क्या आएगा कि 350 इंटू 7, जो कि आया 2450। ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 4200 में से ये आ जाएगा 1750 डिवाइडेड बाई 7। ये मैंने इकट्ठा कैलकुलेट कर दिया है। डब्ल्यू आ गया 250 यूनिट्स, डब्ल्यू आ गए 250 यूनिट्स, डब्ल्यू के बनेंगे 250 यूनिट्स, और एल के बनेंगे 350 यूनिट्स, एल के बनेंगे 350 यूनिट्स। तो हमारे पास ये बेसिकली एक इक्वेशन बन गई है
कि ऑप्टिमल पॉइंट क्या है, कि एल के 350 यूनिट्स बनेंगे और डब्ल्यू के 250 यूनिट्स बनेंगे। मुझे बताओ यहां तक कैलकुलेशन क्लियर है? यहां तक कैलकुलेशन क्लियर है? एक दफा जरा कंफर्म कर दो। यहां तक क्लियर है? पीछे जो लॉजिक थी क्रिटिकल कांस्टेंट की वो भी क्लियर है? अच्छा, अब हमें क्या करना है, उसने साथ ही कहा था कि हमें पहले तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स निकालना है, वो तो निकाल लिया, अब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन के लिए उसने हमें कोई दिया होगा कंट्रीब्यूशन का फैक्टर, वो उसने बताया हुआ है, देखो, ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू 48 कंट्रीब्यूशन है पर डब्ल्यू पे और 40 है पर एल पे, यानी 1 यूनिट ऑफ एल पे। तो 48 डब्ल्यू प्लस 40 एल हमारी इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अच्छा, किसी ने पिक्चर वगैरह लेनी है इसकी, तो ये इसको जूम आउट में कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो अगर इसका वो करना है, क्या कहते हैं, हाँ, चाहिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यार, तो आगे फिर कंटिन्यू करें। अच्छा, अब अब क्या सीन है कि हमने हमने ये जो है ना, दोनों वैल्यूज निकाल ली, बस अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि कंट्रीब्यूशन सी इज इक्वल टू 48 डब्ल्यू, 48 डब्ल्यू प्लस 40 एल, 48 डब्ल्यू प्लस 40 एल। तो ये हम क्या करेंगे, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू के यूनिट्स पुट कर देंगे, 250 प्लस 40 एल की जगह 350, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 48 इंटू 250 प्लस, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 26,000। यानी कि हमने जब ये सारा सोल्व किया है ना, हमने ये सोल्व किया, तो ये सोल्व क्यों किया, क्योंकि हमारे पास मल्टी लिमिटिंग फैक्टर थे, जिसमें से दो क्रिटिकल कांस्टेंट जिस पे ऑप्टिमम पॉइंट था उनको पिक किया, पिक करने के बाद उसकी इक्वेशन को देखा, इक्वेशन से सिमिल्टेनियसली सोल्व करके दोनों की यूनिट्स निकाल लिए। ये वो यूनिट्स है कि अगर आप इन इन दोनों यूनिट्स यानी कि की प्रोडक्शन करोगे, तो आप अपने लिमिटिंग फैक्टर का बेहतरीन इस्तेमाल करोगे, और इस ऑप्टिमम पॉइंट पे जो आप कंट्रीब्यूशन कमाओगे वो बेस्ट कंट्रीब्यूशन होगा। यानी इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप नहीं कमा सकते मेरा बच्चा, इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप नहीं कमा सकते। अगर आपने पॉइंट गलत चूज कर लिया या इक्वेशन चेंज कर दी, आपका कंट्रीब्यूशन इससे कम आएगा, चाहे करके देख लेना, चाहे इसको सोल्व करके देख लेना, एक इक्वेशन टेलर टाइम को खत्म करना, नीचे से प्रोडक्शन यूनिट वाली इक्वेशन उठा के करके देख लेना, नहीं आएगा, नहीं आएगा इतना। ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है जो आप कमा सकते हो, ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है जो आप कमा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, अब हमारी ये पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो गई, पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द शेडो प्राइस ऑफ फैब्रिक पर मीटर एंड टेलर टाइम पर आवर। यानी या तो उसने दोनों का पूछा है, फैब्रिक का भी टेलर का भी, फैब्रिक का भी टेलर का भी। हम इसमें से किसी एक का भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी लॉजिक क्लियर हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं, फैब्रिक का निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चूंकि तुम्हारे पास है, क्वेश्चन तुम्हारे पास है, तुम इस पर टेलर का खुद से निकाल के भी मुझे दिखा चेक करवा सकते हो। फैब्रिक का मैं तुम लोगों को करवाया तो शेडो प्राइस किस तरह निकलेगी। शेडो प्राइस बजाते हुए क्या होती है, मैं एक डेफिनेशन बोलने लगा, मैं एक डेफिनेशन बोलने लगा, तुम लोगों ने बताना क्या ये बात ठीक है। शेडो प्राइस इज इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग 1 यूनिट ऑफ कॉन्स्टेंट। क्या ये डेफिनेशन ठीक है या गलत है, यस या नो, ठीक है या गलत है? क्या ये डेफिनेशन ठीक है शेडो प्राइस की? हाँ भाई, बाकी सब, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? भाई भाई भाई, उस्ताद बोल रहा है, स्टूडेंट्स चुप करके बैठे हुए हैं। क्या ये डेफिनेशन ठीक है? सबने बताना, सबने 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 बताना। ये जो तुम कल चैट पे बाकियों के आंसर देख के इजीली आंसर बता रहे थे ना, आज मैंने वो ऑप्शन ही ऑफ कर दिया, तो मैं किसी की चैट शो नहीं हो रही। मुझे आइडिया है इस चीज का, इस दुख को मैं जानता हूँ, ठीक है। इस दुख को मैं जानता हूँ, इस परेशानी को मैं जानता हूँ। मैं भी तुम लोगों की उम्रों से गुजरा हुआ हूँ, लेकिन इसका तुम्हें ये फायदा होगा कि तुम जरा फोकस रहोगे अपनी स्टडीज पे। अच्छा, अब बात ये है, बात ये है, इंक्रीज बाय 1 तो होता है, वो तो ठीक है, वो तो हम मानते हैं कि 1 यूनिट इंक्रीज करने पे जो इंक्रीज आता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं था, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं था भाई। जैसे एक लड़के ने दरम्यान में बताया कि प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे इंक्रीज इन प्रॉफिट नहीं है, गलत कर दोगे डेफिनेशन।
इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आप अपने कंट्रीब्यूशन को कितना इंक्रीज करोगे, 1 यूनिट को इंक्रीज करके, वो जो इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन है वो आपकी शेडो प्राइस है। इंक्रीज इन प्रॉफिट नहीं है, याद रखना, इंक्रीज इन प्रॉफिट नहीं है, इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब अब बात ये है कि जो तुम इंक्रीज कर रहे हो कंट्रीब्यूशन को, अब इसके लिए सिंपल क्या करना है, फैब्रिक क्या हमें निकालनी है, शेडो प्राइस। हमारे पास इक्वेशन दोनों की है, फैब्रिक की भी है और उसकी भी, टेलर्स की भी है। फैब्रिक की है 2W + 2L = 1200, फैब्रिक की। और टेलर की क्या थी, 7W + 5L = 3500। टेलर की और फैब्रिक की दोनों की मैंने आप लोगों को इक्वेशन यहाँ पे बता दी, टेलर और फैब्रिक की इक्वेशन मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ पे जब जब किसी की शेडो प्राइस निकालनी हो, अभी हमें निकालनी है फैब्रिक की शेडो प्राइस, अभी हमें निकालनी है फैब्रिक की शेडो प्राइस, किसी भी चीज की शेडो प्राइस निकालनी है उसका 1 यूनिट इंक्रीज कर दो। ठीक है, फैब्रिक की अपने यहाँ पे 1200 था, इसको कर दो 1201, इसको कर दो 1201। अगर हमने टेलर की निकालनी हो उसे कर देते 3501। तो दोनों में से एट टाइम एक की शेडो प्राइस निकलेगी, दोनों को एक एक से नहीं बढ़ाना, एक को सिर्फ एक से बढ़ाना है। अच्छा, अब हमने 1 यूनिट से बढ़ा दिया, आगे सेम सिमिलटेनियस इक्वेशन होनी है, सेम सिमिलटेनियस इक्वेशन। मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इक्वल करना है ना दोनों को, क्योंकि सिमिलटेनियस इक्वेशन, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को दोबारा से, जिस तरह मैंने पहले 3.5 से किया था, दोबारा कर रहा हूँ। 3.5 से इक्वेशन कर रहा हूँ दोबारा से, ये बन जाएगी 7W + 7L इज इक्वल टू 1201.3, 1201 जरब 3.5, 420.35। एक मिनट में गलत तो नहीं निकाला, 4203.5, ठीक है, 4203.5। तो मैंने बस क्या किया, 1 यूनिट बढ़ाने के बाद किया। अब माइनस माइनस और माइनस, ये माइनस होगा, 2L = 703.5, 703.5, L = 703.5, 703.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 351.75, 351.75। तो एल के बनेंगे 351.75 यूनिट्स, एल के बनेंगे 351.75 यूनिट्स, अगर हम फैब्रिक का 1 यूनिट बढ़ा देते हैं, अगर हम फैब्रिक का 1 यूनिट बढ़ा देते हैं। चलो, अब चलते हैं टुवर्ड्स दूसरे वाले प्रोडक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वेशन वही पे पुट करूँ, 7W + 7L = 4203.5। ठीक है, मेरे पास एल आ चुका है, मैं एल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 351.75, 351.75। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अप कर रहा हूँ, 351.75 इंटू 7, ये आ गया, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा 4203.5 से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा, डब्ल्यू के बनेंगे हमारे पास 248.75 यूनिट, 248.75 यूनिट। ये चेंजेस क्यों आई हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो पहले जब हमने सोल्व किया था, तो एल के 350 और डब्ल्यू के 250 बने थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने एक फैब्रिक बढ़ाया, 1 यूनिट बढ़ाया, तो एल के 351 और डब्ल्यू के 248 हो गए। अब आगे कॉन्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या था, मेरा ख्याल है 48W था, प्लस 48W + 40L था। यानी यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है ना, तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं इस केस में, 48W + 40L। 48W के हमारे पास 248.75, प्लस प्लस प्लस, फोकस करो, फोकस रखो यहाँ पे, फोकस, 351.75। ये आ गया 26010, 26010 कॉन्ट्रीब्यूशन आप कमाओगे। अगर आपका 1 यूनिट बढ़ता है तो टोटल आप इतना कमाओगे। अब हमने निकालनी है शेडो प्राइस। तो शेडो प्राइस क्या होती है कि इस शेडो प्राइस ऑफ फैब्रिक, शेडो प्राइस ऑफ फैब्रिक, तो हमने फैब्रिक का 1 यूनिट बढ़ाया। अच्छा, यूनिट बढ़ाने से पहले क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था,
यूनिट बढ़ाने से पहले क्या कंट्रीब्यूशन था, अब हम देखते हैं। पुराना कंट्रीब्यूशन हमारे पास जो आया था वो था 26,000, लेकिन जैसे ही हमने फैब्रिक का एक बढ़ाया तो 26,000 10 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, असल में डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन है, और वो क्या आ गया, 10 का डिफरेंस आ गया। $10 का की मेरे पास क्या आ गई, शेडो प्राइस ऑफ फैब्रिक। शेडो प्राइस ऑफ फैब्रिक क्या आई, $10 कि पुराने और नए कंट्रीब्यूशन का मैंने डिफरेंस ले लिया, जो कि मेरे पास फैब्रिक की शेडो प्राइस आ गई। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, अली पूछ रहे कि क्या हमें इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल सकती है। तो भाई ये डेली बेसिस पे यूट्यूब पे अपलोड होता है लेक्चर। कल का लेक्चर भी अकाउंटेंसी हब पे अपलोडेड है, ठीक है, कल का लेक्चर भी अकाउंटेंसी हब पे अपलोडेड है। और आज का लेक्चर भी इंशाल्लाह रात कुछ कुछ टाइम में अकाउंटेंसी हब पे अपलोड हो जाएगा। आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप बाद में भी इसको देख सकते हो। अच्छा, ये हुसनैन ने पूछा कि इसका मतलब ये है, यानी कि जो हमने किया इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी कैन अफोर्ड ऑन अ मटेरियल ऑफ फैब्रिक इफ इट्स प्राइस प्लस मैक्स ऑफ $10 इंक्रीज। मैं बताया तो इसका असल मतलब ये है कि कंपनी को, जरा गौर से समझना, गौर से समझना, कंपनी को 1 kg मटेरियल बढ़ाने से, फैब्रिक बढ़ाने से $10 का फायदा हो रहा है कंट्रीब्यूशन। तो कंपनी को अगर फैब्रिक बढ़ाना है तो कंपनी ये देखेगी कि उसको $10 के अंदर की कॉस्ट लगानी पड़े, यानी मैक्सिमम 10 की से ज्यादा तक हो, 10 से ज्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि अगर एक यूनिट बढ़ाने पे $10 का फायदा है, तो अगर हम बाहर जाके खरीदते हैं मटेरियल, एक मीटर फॉर एम्बर फैब्रिक खरीदते हैं, उसका जो 10 की शेडो प्राइस आ रही है, अगर वो हमें बाहर से $15 का एक यूनिट मिल रहा है, $15 का यूनिट मिल रहा है, फायदा तो हमें वो $10 दे रहा है एक यूनिट इंक्रीज होके, तो फिर आप नहीं करोगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक यूनिट और खरीदने जाता हूँ और वो मुझे $5 का मिलता है, 6 का, तो आप सोचो कि अगर मैं $6 का मटेरियल ले आता हूँ, एक यूनिट इंक्रीज करता हूँ, तो मुझे फायदा तो 10 का है। तो शेडो प्राइस इस चीज में हेल्प करती है, ठीक है। सर लेकिन ये कंट्रीब्यूशन है ना, ये तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट निकली कि फिर कंट्रीब्यूशन आएगी। कंट्रीब्यूशन की बात ही करो ना, कि कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कमाई है ना, कंट्रीब्यूशन कमाई होती है, तो कमाई देखोगे ना आप, कमाई कंट्रीब्यूशन कमाई होती है, बस वो कमाई जिसमें से भी फिक्स कॉस्ट माइनस होनी है, ये है तो कमाई। तो आप ये तो देखोगे ना कि आपकी कॉस्ट और कमाई का क्या हिसाब किताब है, कंट्रीब्यूशन भी एक कमाई ही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक मरतबा ये तरह दिखा दूं, एक मरतबा मैं दिखा दूं कि यूट्यूब पे कहाँ पे अपलोडेड है। आप लोग वैसे तो समझ आ जाएगा सबको, लेकिन कभी कभार एक फायदा आप लोगों को होगा। ये देखो, ये यूट्यूब चैनल खोलोगे, अकाउंटेंसी आप खोलोगे, ये लोगो है, ठीक है, और इसमें मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप देखो तो ये मैंने कल का सीवीपी का पास्ट एग्जाम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। इसी तरह आज के एग्जाम की सीरीज जिस आज हमने किया, ये भी अपलोड होगा। इस तरह डेली बेसिस पे जो भी हम क्वेश्चन करते जाएंगे वो अपलोड होंगे, ठीक है। तो काइंडली, बेहतर तो ये है, बेहतरीन तो यही है कि आप ये कहते हैं लाइक क्लास लो, लाइव क्लास लो, क्योंकि लाइव क्लास में अक्सर क्वेश्चंस वगैरह साथ साथ क्लियर होते हैं, मोटिवेशन रहती है, ठीक है। अगर किसी मजबूरी से नहीं ले पा रहे, ऑफिशियल टाइमिंग है या कोई ऐसा सीन है, तो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अच्छा, एक सीवीपी का क्वेश्चन था, एक सीवीपी का शॉर्ट क्वेश्चन था, एक एमसीक्यू क्वेश्चन था, वो मैं करवा दूं। एक मिनट में जरा इसको ओपन कर लूं। सिर्फ 2-3 मिनट की क्वेश्चन है, उसमें 2-3 मिनट का पॉइंट है, वो सीख लो ताकि आप लोगों को वो वाला केस भी क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन था, कैप्टन के अंदर ये क्वेश्चन है टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में, तो इस पे थोड़ा अलहदा सा सीन है कि कैलकुलेट किस तरह होगा। वो कह रहा है PER PLC एक कंपनी है जिसके 3 प्रोडक्ट्स हैं। उस प्रोडक्ट के बारे में वो बोल रहा है कि ये कंपनी बजट कर रही है कि उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 648,000, और CS रेशो एंड सेल्स मिक्स, उसने CS रेशो और सेल्स मिक्स दिया हुआ है।
अच्छा, जब कभी तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आए, अब तुम्हारे पास तीन है, पी, ई और आर, सबकी सीएस रेशियो सबका मिक्स है। अब यहाँ पे यूनिट्स गिवन नहीं है, यहाँ पे उस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम ऑलरेडी करते रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन किस तरह करने हैं? देखो, पहली बात, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालने के लिए ऊपर तो फिक्स कॉस्ट आएगी, वो तो हमें पता है, 648,000, वो तो हमारा कंफर्म है। अब नीचे क्या कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, यानी इसमें हम किस तरह पे कैलकुलेशन को लेके चलेंगे? तो हम यहाँ पे सीएस, हमने क्या करना है इस तरह के सवाल में, निकालनी सीएस रेशो है लेकिन मिक्स की, सीएस रेशो ऑफ मिक्स। वो किस तरह निकलेगी? जब परसेंटेज में इस तरह दी हो, वैल्यूज ना दी हो, यानी यूनिट्स ना दी हो, आपने क्या करना है, तीनों प्रोडक्ट की, जैसे देखो, तो आपको पता है कि सीएस रेशो सेल्स का 27% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है पी का, तो 27% ऑफ, अब यूनिट्स तो है नहीं, लेकिन आपने यहाँ पे कंसीडर करना है परसेंटेज को, जैसे यूनिट्स है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स हो, तो उसका 30% जो है वो ऑब्वियसली पी के पास है, मिक्स ही है। तो आपने यहाँ पे उस परसेंटेज को ही यूज करना है, 30% का 30% यूज करना है, यानी कि आपने कॉन्ट्रीब्यूशन जो परसेंटेज लगानी है वो मिक्स के परसेंटेज पे ही लगानी है, यूनिट्स पे नहीं लगानी। अच्छा, प्लस, और ये टोटल कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है एंड तक, ठीक है। किस तरह आगे, 56% ऑफ 20% प्लस 38% ऑफ 50%। तो यहाँ पे आपने इस तरह कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स निकालने मिक्स का, ठीक है, ये निकलेगा, मैं अगर कैलकुलेट करूं तो ये आ रहा है 27। अच्छा, इसकी जगह आप 0.27, 0.30 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारा मिला के आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 0.383 या 38.3%। 38.3% आप लोग कैलकुलेट करके देख लो, तकरीबन 38.3% इसका आंसर आ रहा होगा, 38.3% इसका आंसर आ रहा होगा। अच्छा, और आपने क्या करना है, 648 को डिवाइड करना है 38.3% से, तो आपका आंसर आ रहा है 1691906, 1691 906। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? मैं कंफर्म कर दूं? अच्छा हुसैन, आपने मुझे एक यहाँ पे क्वेश्चन भेजा है, इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो 3.7 नहीं है, इस क्वेश्चन में आंसर 3.7 नहीं है। जो आपने क्वेश्चन भेजा, क्योंकि वो कह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा पर केजी कंपनी को क्या पे करोगे एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए। एक मिनट, मटेरियल दैट इज 20। कल का मैं आपको टॉपिक बता दूं, कल हम लोग जो मेनली सीआर करेंगे वो रेलिवेंट कोस्ट का करेंगे, और रेलिवेंट कोस्ट में असल में ज्यादा टॉपिक्स हैं, तो हो सकता है कल हम सिर्फ रेलिवेंट कोस्ट को कवर अप कर पाए। अगर हमें टाइम मिल गया तो हम एक क्वेश्चन फिर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का भी कर लेंगे। अगर टाइम ना मिला तो नो इशू, हम रेलिवेंट कोस्ट के अंदर भी बेसिकली मेक बाय डिसीजन, फिर शट डाउन डिसीजन, फिर फर्दर प्रोसेसिंग, उस पे हैं टॉपिक ज्यादा, तो हो सकता है कि हम रेलिवेंट कोस्ट ही कल कवर अप कर पाए, ठीक है। तो ये चीज कवर करेंगे, फिर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी करके हमारा पार्ट बी डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाएगा। देन विल गो टुवर्ड्स परफॉर्मेंस पेमेंट, उसके मैं आपको केसेस पढ़ाऊंगा। देन एट लास्ट विल गो टुवर्ड्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और फोरकास्टिंग वाले चैप्टर, वहां पे आपके ये सेशन कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। यहाँ पे वैसे क्लास एंड है।